स्प्रिंग। स्प्रिंग का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सीखना। सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाऊंगा समथिंग स्पेशल अबाउट स्प्रिंग। आपको लगेगा कि स्प्रिंग में क्या पढ़ने जैसा है। देखो, स्प्रिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसको हमें यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा समथिंग स्पेशल अबाउट स्प्रिंग। समथिंग स्पेशल अबाउट स्प्रिंग। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ काफी सारे क्वेश्चंस नए नए बनाए जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी है। आज आपके सामने इंट्रोड्यूस करना है स्प्रिंग को। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यह बोलता हूं कि स्प्रिंग इज सेड टू बी इलास्टिक सिस्टम। आपको पता है इलास्टिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी सिस्टम को आप उसकी ओरिजिनल कंडीशन में से थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दो, और अगर वो सिस्टम अपना ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल वॉल्यूम फिर से अचीव कर लेता है, तो दैट सिस्टम इज सेड टू बी कंप्लीटली इलास्टिक सिस्टम। और प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में आपको पूरा का पूरा 9th चैप्टर में पढ़ना है। हियर वी कैन से दैट कोई भी सिस्टम इलास्टिक सिस्टम कब हो सकता है? जब आप सिस्टम को डिस्टर्ब करके रिलीज कर दो और वो अपना ओरिजिनल स्टेट फिर से रीगेन करता है, तो इट इज सेड टू बी कंप्लीटली इलास्टिक सिस्टम। और हम ऐसा बोलेंगे कि स्प्रिंग इज कंप्लीटली इलास्टिक सिस्टम। स्प्रिंग इज कंप्लीटली इलास्टिक सिस्टम। अगर स्प्रिंग इलास्टिक सिस्टम है तो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मुझे यहां पर डिफाइन करना है। देखो, सबसे पहले कंसीडर करो कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट ले लेता हूं। कंसीडर करो कि ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये एक रिजिड सपोर्ट है। ये एक रिजिड सपोर्ट से वर्टिकली मैंने एक स्प्रिंग को यहां पर सस्पेंड किया है। एक स्प्रिंग को मैंने यहां पर वर्टिकली सस्पेंड किया है। अभी कंसीडर करो कि स्प्रिंग के एंड पर मैंने कोई वेट लगाया नहीं है। ऐसे केस में स्प्रिंग की खुद की लेंथ L1 जितनी है। अब स्प्रिंग के नीचे मैं वेट लगाऊंगा तो क्या होगा? तो सर, स्प्रिंग के नीचे जब आप वेट लगाओगे तो ऑब्वियस है कि ये स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीज होगा। अगर मैं स्प्रिंग के फ्री एंड पर M नाम का ऑब्जेक्ट लगा देता हूं, अगर स्प्रिंग के फ्री एंड पर कंसीडर करो कि स्प्रिंग के फ्री एंड पर मैंने एक M मास वाला ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर दिया। अगर मैं स्प्रिंग के फ्री एंड पर M मास वाला ऑब्जेक्ट सस्पेंड करूंगा तो यहां पर mg जितना फोर्स ऑफ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और mg जितना फोर्स ऑफ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने की वजह से स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज हुई है? तो देखो, पहले स्प्रिंग की लेंथ L1 जितनी थी, अब स्प्रिंग की लेंथ कितनी है? तो आप देख सकते हो कि अब स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होकर के L2 जितनी हो गई है। पहले स्प्रिंग की लेंथ L1 जितनी थी, अब स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होकर के पहले स्प्रिंग की लेंथ L1 जितनी थी, अब स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होकर के L2 जितनी हो गई है। अगर स्प्रिंग की लेंथ L2 जितनी हो गई है तो स्प्रिंग की लेंथ में एक्सटेंशन कितना हुआ है? आप L2 देख minus सकते हो L1. कि स्प्रिंग की लेंथ में डेल्टा L इक्वल टू L2 माइनस L1 जितना इंक्रीज हुआ है।
हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अगर ये Yes. ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से निकाल दूं, मैं यहाँ पर मैं ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकाल दूं, ब्लू कलर के बॉडी को यहाँ से हटा दूं, तो स्प्रिंग कौन सी तरफ मूव होगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब इतना है कि आपने यहाँ पर जो वेट लगाया है ना, वो वेट को बोला जाता है डिफॉर्मेटिव फोर्स। ये जो यहाँ पर जो वेट लगाया है ना, अगर मैं हाथ से नीचे की तरफ खींचता हूं, अगर मैं उसको हाथ से नीचे की अगर मैं हाथ से इसको नीचे की तरफ खींचता हूं, तो मेरा हाथ जो फोर्स लगा रहा है ना, उसको बोला जाता है डिफॉर्मेटिव फोर्स। अगर मैं ये डिफॉर्मेटिव अगर ये डिफॉर्मेटिव फोर्स को हटा दिया जाए, तो उसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होता है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होने वाले फोर्स को बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे मेरी बात समझो, एक स्प्रिंग को आप नीचे की तरफ खींचते हो, तो उसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होता है। अगर मैं स्प्रिंग को ऊपर की तरफ कंप्रेस करता हूं, तो नीचे की तरफ उसके अंदर फोर्स जनरेट होता है। दैट इज सेड टू बी रिस्टोरिंग फोर्स। यस और नो? यस सर। पहले रिस्टोरिंग फोर्स समझ में आ गया? सर एक बार लखो ना, रिस्टोरिक फोर्स। मेरी बात समझ, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग ए स्प्रिंग ने नीचे की तरफ खेची ने छोड़ी दऊ, तो स्प्रिंग कई तरफ जाए? ऊपर। એનો મતલબ એમ થયો કે એની અંદર ઉપરની ડાયરેક્શનમાં જે ફોર્સ પ્રોડ્યુસ થયું ને, that is said to be restoring force. हाँ सर। स्प्रिंग को अगर मैं ऊपर की तरफ कंप्रेस करता हूं और छोड़ दूं, तो स्प्रिंग अब कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? डाउनवर्ड। तो ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन अचीव करवाने के लिए उसके अंदर जो स्पेशल टाइप का फोर्स जनरेट होता है, उसको बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। उसको क्या बोला जाता है? रिस्टोरिंग। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि कोई भी इलास्टिक सिस्टम में ये फोर्स प्रोड्यूस होता है। अगर आप रबर बैंड ले लो, उसको काट के इस तरीके से सस्पेंड करो, अब उसको मैं नीचे की तरफ खींचूंगा, तो उसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स जनरेट होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। समझ में आया? यस हमारी स्किन भी इलास्टिक है, उसको भी आप खींचो तो उसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज होती है या चेंज होती है, लेकिन अगर आप उसको रिलीज कर दो, तो उसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होता है, विच इज सेड टू बी रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे जैसे एज होती जाती है, वैसे वैसे हमारी स्किन जो है उसकी जो रिस्टोर होने की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, और इसी रीजन की वजह से वो उसमें क्या बोलते हैं, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। और सब कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स, ये आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को आप जो डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके अंदर जो फोर्स जनरेट होता है उसको बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अब मेरी बात समझो बेटा, मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के छोड़ दूं, तो रिस्टोरिंग फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा। ऑब्वियसली कम होगा। अगर मैं स्प्रिंग को ज्यादा अमाउंट में खींच के छोड़ू, तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा ज्यादा होगा। एक्चुअली इसी से रिलेटेड हुक नाम के साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक, जिसने सेल को बुच नाम के उसके अंदर सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, वो रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया, एंड दैट इज सेड टू बी हुक्स लॉ। उसने, हुक नाम के साइंटिस्ट ने क्या लॉ दिया? हुक नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा बोला, विच इज सेड टू बी हुक्स लॉ। ये 9th चैप्टर में भी आता है, डिटेल में आता है, यहां पर हमको जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। हुक नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि भाई
The restoring force produced in any spring is always the restoring force produced in any spring is always directly proportional to extension in length of the spring or change in length of the spring. इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ देखो, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है क्योंकि स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ है। कहने का मतलब इतना ही है कि अगर यहाँ पर स्प्रिंग की लेंथ में डेल्टा एल जितना चेंज हुआ है और अगर उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स एफ जितना प्रोड्यूस हुआ है, इफ change in length of any spring, if change in length of spring is delta L, change in length of spring is delta L, due to which restoring force produced is F, then according to Hooke's law, F is directly proportional to delta L. F is directly proportional to delta L. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर F इक्वल टू कोई बुक के अंदर माइनस के डेल्टा एल भी लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ पर नेगेटिव साइन ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि डेल्टा एल नीचे की तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ होगा, अगर डेल्टा एल ऊपर की तरफ है तो फोर्स नीचे की तरफ होगा। बट मैं यहाँ पर हमको तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही लेना देना है, इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को निकाल देता हूँ। F इक्वल टू के डेल्टा एल, माइंड वेल K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K is proportionality constant, which is also known as force constant of a spring. देखो मेरी बात समझो, फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी है तो K इक्वल टू F अपॉन डेल्टा एल फॉर्मूला होता है, और जब भी आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है तो उसके ऊपर से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ मुझे फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं बेटा। फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन, the total restoring force produced in any spring due to unit extension in length of it is said to be force constant of a spring. बेटा मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझना, सब लोग यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझना। हाँ बोल माही, आ क्या आईस तू बोल हमने अर्धो कलाक में? आ तो श्रवण चौकड़ी आई जजे, चल हाँ कैसा ज आपीश। हाँ अर्धो अहियां मारू लेक्चर पते એટલે હું તને રિંગ કરું, મારું લેક્ચર લગભગ 6:30 ની આસપાસ। हाँ चल। The total restoring force produced in any spring due to unit extension in length of it is said to be force constant of a spring. चलो बेटा यहाँ पर मेरी बात ध्यान से समझो, यहाँ पर
The total restoring force produced in any spring due to unit extension in length of it is said to be force constant of a spring. बेटा जैसे हम सबको पता है कि कोई शॉर्ट है या कोई मतलब कोई हल्का है या भारी है, वो डिसाइड करने के लिए, कोई चीज हल्की है या भारी है ये डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका मास डिसाइड करना पड़ता है. सेम वे आपको जो स्प्रिंग दिया गया है वो स्प्रिंग, दुकान वाला बद्दा जेवा होय. बेटा सब लोग अपने साउंड म्यूट करो तो जरा. ये किसका साउंड चालू है? ओके चलो यहाँ पर द टोटल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन एनी स्प्रिंग, कोई भी स्प्रिंग को से, जैसे हमारे पास अलग अलग स्प्रिंग है, उसमें से किसी भी स्प्रिंग को अगर आप सब स्प्रिंग को आप सेम अमाउंट में खींचना है, सेम अमाउंट में खींचने के लिए जिसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होता है. इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है, स्प्रिंग हार्ड है या सॉफ्ट है, वो डिसाइड करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस की जाती है उसको बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग. फोर्स कांस्टेंट क्या डिसाइड करता है? तो फोर्स कांस्टेंट उसकी हार्डनेस ऑफ द स्प्रिंग डिसाइड करता है. जो स्प्रिंग हार्डनेस ऑफ द स्प्रिंग डिसाइड करता है. अगर स्प्रिंग हार्ड होगी, इफ स्प्रिंग इज हार्ड, then force constant is more, अगर स्प्रिंग सॉफ्ट होगी तो उसका फोर्स कांस्टेंट कम होगा. स्प्रिंग इज सॉफ्ट देन उसका फोर्स कांस्टेंट कम होगा. एंड खास याद रखो कि फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग is always inversely proportional to its initial length. Force constant of the spring is always inversely proportional to its initial length. और ये जो मैंने आपको बताया ना, उसके बेस पर काफी सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं. बट बिफोर दैट वी कैन से दैट फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला है K/F/डेल्टा L. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट होता है मीटर. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L1T-2 और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0L1T0. तो इसका मतलब m1L-1T-2, सॉरी m1L0T-2, m1L0T-2 उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा. इसका दूसरा एसआई यूनिट होगा kg/s². इसका दूसरा यूनिट होगा kg/s². फ्रेंड, इसके ऊपर बेस कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ. यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं, जैसे हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि इफ, question is like this way, if a spring having force constant K is divided into two segments of length 3:5, then what should be वायर किसने निकाला? સર તમારો વોઇસ ક્રેક થાય છે. બેટા મારું ઇન્ટરનેટ બહુ બેકાર ચાલી રહ્યું છે આજે. મારું ઇન્ટરનેટ બહુ બેકાર ચાલી રહ્યું છે. ઉભા રહો, ઇન્ટરનેટ નું કંઈક કરું.
બેટા ઇન્ટરનેટ ની સ્પીડ નથી આવી રહી, શું કરું? કઈ નહીં, આટલી મીટિંગ તો પતાવી દેવા દો. હવે રેકોર્ડિંગ છે, રેકોર્ડિંગ તમને Okay, મોકલી sir. આપીશ. સર એ વચ્ચે વચ્ચે બંધ થઈ જાય છે અવાજ. અવાજ છે ને વચ્ચે વચ્ચે બંધ થઈ જાય છે. આજે ઇન્ટરનેટ ની સ્પીડ બહુ ઓછી આવી રહી છે, અહીંયા બતાવે જ છે. કઈ નહીં, હમણાં એક જ મીટિંગ રાખું છું કે કાલે ડિસ્કસ કરું. चलो काले રાખજો. टुमारो हमारा कौन सा टाइम है? 5 बजे का है ना रेगुलर शेड्यूल.